तो आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचारक थियोडोर एडोर्नो के बारे में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनके जो कोर आइडियाज हैं उन पर कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स हैं और इन नोट्स को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था। क्या? कि आज हमारे पास चुनने के लिए इतनी आज़ादी है, मनोरंजन के इतने साधन हैं, हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम एक अदृश्य पटरी पर चल रहे हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हम एडोर्नो के नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी आज़ादी एक भ्रम है और क्या हमारा मनोरंजन, हमारी संस्कृति ही हमें काबू में रखने का एक तरीका बन गई है। एग्जैक्टली ये एक तरह की जासूसी होगी जिसमें हम आधुनिक समाज के उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एडोर्नो और उनके साथी विचारकों ने एक तरीका इजाद किया था जिसे वो क्रिटिकल थियरी या आलोचनात्मक सिद्धांत कहते थे। ये क्या भला है? क्या ये सिर्फ चीजों की बुराई करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिटिकल थियरी सिर्फ बुराई करना नहीं है। अच्छा, इसे आप समाज का एक्सरे समझ सकते हैं। एक्सरे? हाँ, ये सिर्फ ये नहीं देखता कि समाज कैसा दिखता है, बल्कि ये देखने की कोशिश करता है कि इसकी हड्डियों की बनावट कैसी है, कहाँ फ्रैक्चर है और क्यों कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ समझना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए उसकी कमियों को उजागर करना है। ओके। एडोर्नो का मानना था कि आधुनिक पूंजीवाद सिर्फ फैक्ट्रियों में सामान नहीं बनाता, वो हमारे दिमाग के अंदर भी कुछ बनाता है। हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारी पहचान। वाह। और जिस तर्क शक्ति को हमें अंधविश्वास से आजाद करना था, आज वही तर्क शक्ति हमें कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। तो क्रिटिकल थ्योरी इसी पूरे तंत्र का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा एक्सरे तैयार है। चलिए सबसे बड़े और सबसे साफ दिखने वाले हिस्से से शुरू करते हैं। एडोर्नो का एक बहुत मशहूर आइडिया है, संस्कृति उद्योग, द कल्चर इंडस्ट्री। हाँ, ये सुनने में ही बड़ा विरोधाभासी लगता है। संस्कृति तो वो है जो हम बनाते हैं और उद्योग वो है जो सामान बनाता है। हाँ, इन दोनों का क्या लेना देना? एडोर्नो के लिए यही सबसे बड़ा सुराग था। अच्छा। उनका कहना था कि आज के दौर में संस्कृति बनाई नहीं जाती, उसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे फैक्ट्री में साबुन या कारें बनती हैं। फिल्में, टीवी शो, पॉप संगीत, विज्ञापन, ये सब एक विशाल असेंबली लाइन का हिस्सा है। बिल्कुल। इसका काम कला बनाना नहीं, बल्कि ऐसे सांस्कृतिक उत्पाद बनाना है जो आसानी से बिक सके और लोगों को एक ही ढर्रे पर सोचते रहने के लिए मजबूर करें। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ कहानी नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट को उपभोग कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे बर्गर खाते हुए हमें पता होता है कि उसका स्वाद कैसा होगा। बिल्कुल। वैसे फिल्म देखते हुए हमें पहले से पता होता है कि अंत में हीरो ही जीतेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क था, मानकीकरण। मानकीकरण? हर चीज एक फॉर्मूला पर आधारित है। रोमांटिक कॉमेडी में लड़का लड़की मिलेंगे, लड़ेंगे और फिर एक हो जाएंगे। हाँ, एक्शन फिल्म में एक अकेला हीरो पूरी दुनिया को बचा लेगा। हमें लगता है कि हम हर शुक्रवार एक नई फिल्म देख रहे हैं, लेकिन असल में हम एक ही कहानी को अलग अलग पैकेजिंग में बार बार देख रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कुछ फिल्में सुपरहिट और कुछ फ्लॉप क्यों होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर सब कुछ एक ही फॉर्मूले पर बन रहा है तो दर्शकों की पसंद नापसंद का क्या? ये इस थ्योरी को थोड़ा कमजोर नहीं करता? एडोर्नो इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृति उद्योग हमें चुनने का भ्रम देता है। भ्रम? हाँ, इसे वो सूडो इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। सूडो इंडिविजुअलाइजेशन मतलब नकली व्यक्तित्व? हाँ, आपको लगेगा कि दो पॉप गाने अलग अलग हैं क्योंकि एक में गिटार है और दूसरे में सिंथेसाइजर। हाँ, एक गायक के बाल नीले हैं और दूसरे के लाल। बिल्कुल, लेकिन दोनों गानों का स्ट्रक्चर, कॉर्ड प्रोग्रेशन और इमोशनल टोन वो लगभग एक जैसा होगा। अच्छा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको दो अलग अलग ब्रांड की जीन्स में से चुनने को कहा जाए, जबकि दोनों एक ही फैक्ट्री में एक ही डिजाइन पर बनी है। और हिट फ्लॉप का खेल? वो भी इसी भ्रम का हिस्सा है, जो हमें ये महसूस कराता है कि हमारी पसंद मायने रखती है, जबकि हमारे विकल्प पहले से ही बहुत सीमित कर दिए गए हैं। हाँ। वाह, मतलब हमारी पसंद भी हमारी अपनी नहीं है, वो पहले से तय है। एक तरह से तो असल में संस्कृति उद्योग सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य मशीन है जो हमारी आजाद सोच को ही अपना ईंधन बनाती है। बिल्कुल। हम जितना ज्यादा मनोरंजन करते हैं
उतना ही ज्यादा हम उस सिस्टम के आदी होते जाते हैं जो हमें कंट्रोल कर रहा है। ये तो एक बहुत ही डरावना विचार है। और ये मशीन एक और बहुत चालाक काम करती है। क्या? ये हमें झूठी जरूरतें बेचती है। झूठी जरूरतें? हाँ। विज्ञापन हमें बताते हैं कि असली खुशी एक नई कार, एक महंगे फोन या एक विदेशी छुट्टी में है। सही है। काम से थका हारा इंसान जब घर आता है तो उसे एक हल्का फुल्का कॉमेडी शो दिखाया जाता है ताकि वो अपनी असली समस्याओं के बारे में ना सोचे। जैसे नौकरी का तनाव, कम वेतन या भविष्य की चिंता। बिल्कुल, ये एक तरह का पेन किलर है जो दर्द को दबा देता है लेकिन बीमारी का इलाज नहीं करता। तो ये संस्कृति उद्योग वो मशीन है जो हमें व्यस्त रखती है, हमें बताती है कि हमें क्या चाहिए और हमें असली मुद्दों से दूर रखती है। लेकिन इस मशीन को चलाता कौन है? इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि इसका जवाब अडोर्नो की उस किताब में छिपा है जो उन्होंने हॉकहाइमर के साथ लिखी थी, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। अगर संस्कृति उद्योग वो फैक्ट्री है जो हमें कंट्रोल करती है, तो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी या साधन तर्क वो बिजली है जिससे ये फैक्ट्री चलती है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, इसका मतलब क्या है? तर्क तो अच्छी चीज है ना? हाँ। तर्क नहीं तो हमें विज्ञान दिया, प्रगति दी। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसे अडोर्नो और हॉकहाइमर ने उजागर किया। क्या? ज्ञानोदय या इनलाइटनमेंट का वादा था कि तर्क हमें हर तरह के बंधन से मुक्त करेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। तर्क खुद एक बंधन बन गया। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तर्क का मतलब सिर्फ एक चीज तक सिमट कर रह गया, दक्षता, एफिशिएंसी और नियंत्रण, कंट्रोल। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। सोचिए, एक जंगल है। ठीक है। एक कवि के लिए वो जंगल प्रेरणा का स्रोत है, एक आदिवासी के लिए वो उसका घर है। लेकिन एक लकड़ी की कंपनी के लिए वो जंगल क्या है? सिर्फ लकड़ी। हाँ, सिर्फ लकड़ी। उसके लिए जंगल का मूल्य सिर्फ इस बात में है कि उससे कितने क्यूबिक फीट लकड़ी निकाली जा सकती है और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। समझ गया। ये है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। जब आप हर चीज को, प्रकृति, इंसान, कला, सिर्फ एक साधन या एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सके, जिसे नियंत्रित किया जा सके। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कल्चर इंडस्ट्री भी इसी इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का ही नतीजा है? बिल्कुल, यही कनेक्शन है। जहां कला का मकसद सच्चाई खोजना नहीं बल्कि दर्शकों को नियंत्रित करना और मुनाफा कमाना है। बिल्कुल। जब कला पर इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी हावी हो जाती है तो सवाल ये नहीं होता कि ये फिल्म कितनी सच्ची है। हाँ। बल्कि सवाल ये होता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कितना कमाएगी। हाँ। या इसे कितने लोग देखेंगे। अडोर्नो ने इसका सबसे चरम और भयावह उदाहरण नाजी जर्मनी में देखा था। होलोकॉस्ट। हाँ, होलोकॉस्ट यानी यहूदियों का जनसंहार। वो एक बेहद कुशल और तार्किक औद्योगिक प्रक्रिया थी। गैस चेंबर बनाने से लेकर ट्रेनों के टाइम टेबल तय करने तक हर चीज को ठंडे गणनात्मक तर्क के साथ अंजाम दिया गया। मतलब वहां तर्क का इस्तेमाल मानवता को नष्ट करने के लिए किया गया। हाँ। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब जिस तर्क ने हमें गुफाओं से बाहर निकाला वही हमें एक नए तरह की वैचारिक गुफा में बंद कर रहा है। ये सब सुनने के बाद तो बहुत निराशा होती है। क्या एडोर्नो कोई उम्मीद की किरण दिखाते हैं? हाँ। क्या इस मशीन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है, और वो रास्ता कला के गलियारों से होकर गुजरता है। कला? लेकिन हर तरह की कला नहीं। एडोर्नो के लिए असली उम्मीद स्वायत्त कला यानी ऑटोनोमस आर्ट में थी। स्वायत्त कला, इसका क्या मतलब है? स्वायत्त कला मतलब एक ऐसी कला जो किसी की गुलाम नहीं है, ना बाजार की, ना ही दर्शकों की तालियों की। ये संस्कृति उद्योग की असेंबली लाइन पर नहीं बनती। तो ये क्या करती है? ये वो कला है जो बिकाऊ होने से इनकार कर देती है। वो बस अपनी सच्चाई दिखाने के लिए मौजूद है, चाहे वो कितनी भी कड़वी या असुविधाजनक क्यों ना हो। तो इसकी पहचान क्या है? हम कैसे फर्क करें कि कौन सी कला संस्कृति उद्योग का हिस्सा है और कौन सी स्वायत्त है? इसकी कुछ पहचान है। पहली, ये अक्सर मुश्किल होती है। मुश्किल? हाँ, इसे समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये आपको तुरंत आनंद देने वाला फास्ट फूड नहीं है, बल्कि एक जटिल व्यंजन है जिसे धीरे धीरे चखना पड़ता है। और दूसरी पहचान? दूसरा, ये आपको सहज नहीं बल्कि असहज करती है। असहज? ये दुनिया की एक सुंदर तस्वीर पेश नहीं करती, बल्कि समाज के विरोधाभासों और दरारों को दिखाती है। एडोर्नो इसे नकारात्मक ज्ञान कहती थी। नकारात्मक ज्ञान? हाँ, एक ऐसा ज्ञान जो हमें
ये नहीं बताता कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। बल्कि ये दिखाता है कि दुनिया जैसी है उसमें कितनी खामियां हैं। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। तो क्या आज के दौर में कोई ऐसा कलाकार है जिसे आप इस श्रेणी में रखेंगे? जैसे अगर हम संगीत की बात करें तो क्या कोई बैंड या रैपर है जो इस परिभाषा में फिट बैठता हो? ये एक बेहतरीन सवाल है और इस पर बहुत बहस होती है। अच्छा। कुछ लोग कहेंगे कि आज के दौर में जहां हर चीज बिकाऊ है, सच्ची स्वायत्त कला लगभग असंभव है। लेकिन कुछ लोग शायद केंड्रिक लमार जैसे कलाकारों का उदाहरण देंगे। केंड्रिक लमार जी। हाँ, उनके संगीत में जटिल सामाजिक टिप्पणी होती है, वो सुनने में आसान नहीं होता। और वो अक्सर नस्लवाद और असमानता जैसे असुविधाजनक मुद्दों को उठाता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ वो एक ग्लोबल सुपरस्टार भी है, उसके गाने अरबों बार स्ट्रीम होते हैं। और वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करता है। हाँ, तो क्या वो संस्कृति उद्योग का हिस्सा है या उसका आलोचक? अच्छा सवाल है। एडोनो शायद कहते कि वो दोनों हैं, और यही आज के कलाकार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सही है। तो हमारे पास सिस्टम है, संस्कृति उद्योग, हमारे पास उसका हथियार है, इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, और हमारे पास एक संभावित भागने का रास्ता है, स्वायत्त कला। लेकिन इस पूरी कहानी में हम कहाँ हैं? इंसान। सही। हम क्यों इतनी आसानी से इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं? क्या हमारे अंदर ही कोई ऐसी चीज है जो हमें कंट्रोल होना पसंद करती है? एडोनो ने इस सवाल पर भी गहराई से काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। हाँ, वो और उनके साथी इस समझने की कोशिश कर रहे थे कि जर्मनी जैसे सभ्य समाज में फांसीवाद कैसे पनप गया। उन्होंने एक विशाल समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जिसका नाम था द ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी, सत्तावादी व्यक्तित्व। हाँ। और इस अध्ययन में उन्हें क्या मिला? क्या कुछ खास तरह के लोग होते हैं जो तानाशाही की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं? हाँ, उन्हें एक खास तरह का पैटर्न मिला। कैसा पैटर्न? उन्होंने पाया कि कुछ व्यक्तित्व लक्षण है जो लोगों को सत्तावादी विचारधारा के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं। जैसे चीजों को सिर्फ काले और सफेद में देखने की आदत, कोई बीच का रास्ता नहीं। अच्छा। सत्ता और अधिकारियों के प्रति अंधा समर्पण, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से डरना, और सबसे जरूरी क्या? बाहरी समूहों के प्रति आक्रामकता, यानी जो लोग धर्म, जाति या देश के आधार पर हमसे अलग हैं, उनके प्रति नफरत और शक का भाव रखना। ये तो आज के दौर में भी बहुत जाना पहचाना लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये लक्षण किसी में आते कहाँ से हैं? अध्ययन ने इसके पीछे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को भी जोड़ा। अच्छा। उन्होंने पाया कि अक्सर ऐसे लोगों का बचपन बहुत सख्त और दंडात्मक माहौल में गुजरता है, जहां भावनाओं को दबाना और सिर्फ आज्ञा का पालन करना सिखाया जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक बदलाव का डर भी लोगों को एक मजबूत नेता की तलाश करने पर मजबूर करता है, जो उन्हें झूठी सुरक्षा का एहसास दिला सके। यह अध्ययन दिखाता है कि फांसीवाद सिर्फ कुछ बुरे नेताओं का काम नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और हमारे मनोविज्ञान की गहराइयों में जड़ें जमा सकता है। आज के दौर में इसे ऑनलाइन इको चेम्बर या ट्रोल आर्मी के व्यवहार में साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल। जहां अपने समूह के बाहर के किसी भी विचार पर तुरंत हमला किया जाता है और किसी भी तरह की जटिलता या बारीकी को खारिज कर दिया जाता है। ये तो बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। यह अध्ययन हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए हमें समाज के साथ साथ इंसान के मन को भी समझना होगा। तो हमारी जासूसी अब अपने अंत पर पहुंच रही है। अगर हम इन सभी सुराखों को एक साथ जोड़ें, संस्कृति उद्योग, विकृत तर्क, सत्तावादी व्यक्तित्व, तो एडोर्नो की तस्वीर में हम क्या देखते हैं? हम एक ऐसे समाज की तस्वीर देखते हैं जहां आजादी का भ्रम देकर हमें नियंत्रित किया जाता है। स्रोत में इसका एक बहुत ही सटीक सारांश है। एडोर्नो ने तर्क दिया कि आधुनिक पूंजीवादी समाज जनसंस्कृति, विकृत तर्क शक्ति और प्रभुत्व के सूक्ष्म रूपों के माध्यम से चेतना को आकार देता है, और केवल कठोर आलोचना और स्वायत्त कला ही मानवीय स्वतंत्रता को संरक्षित कर सकती है। हाँ, ये वाकई हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम जो देखते, सुनते और पसंद करते हैं वो कितना हमारा अपना है। हमारी राजनीतिक राय, हमारे जीवन के लक्ष्य, क्या वो सच में हमारे अंदर से आए हैं या फिर उन्हें बड़ी सावधानी से हमारे लिए डिजाइन किया गया है? बिल्कुल। और यहीं पर एडोर्नो हमारे लिए एक आखिरी बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाते हैं। क्या? उनका पूरा विश्लेषण 20वीं सदी के मास मीडिया, रेडियो, टीवी, फिल्म पर आधारित था। सही। अगर एडोर्नो आज जिंदा होते और हमारी दुनिया को देखते, जहां सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हाँ, हमें एक वैचारिक बुलबुले में कैद कर देते हैं जहां हर किसी का अपना व्यक्तिगत न्यूज़ फीड है।
बिल्कुल। तो क्या वो इसे संस्कृति उद्योग का अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक रूप मानते, जो हमें अलग थलग करके और भी आसानी से नियंत्रित कर रहा है? या फिर उन्हें इसमें कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती? क्या वो इंटरनेट को एक ऐसा मंच मानते जहां हर कोई स्वायत्त कला बना सकता है और प्रतिरोध की नई आवाजें पैदा कर सकता है? टेक्नोलॉजी ने हमें और गुलाम बनाया है या आजाद होने के नए हथियार दिए हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।